हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं फिर से आज आप सभी के सामने एक नए इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे हुए वीडियो के साथ। आज का ये जो वीडियो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगली कड़ी है। इसके पहले के वीडियोस प्लेलिस्ट में है और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ उनको एक बार देख लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। अगर आप देख चुके हैं तो फिर आइए आज यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं वायरॉइड, वायरस और वीरियन के बारे में पढ़ना। किसके किसके बारे में? वायरॉन, वायरॉइड, प्रायॉन, वीरोसॉइड, वायरॉइड। ये सारे नाम जो हैं सिंपल सिंपल से हैं लेकिन लगते बड़े कंफ्यूजिंग हैं और कभी कभी मैं सच बोलूं तो खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूं एक दो नामों में, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े सिंपल से हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं वायरस के साथ। और वायरस जो हैं बड़े खतरनाक जीव जंतु होते हैं। और पहली बात तो ये, हमने उनको जीव जंतु खास कर माना तो है नहीं। तो वो एक बार वो बाबा के ढाबा वाले अंकल बोले थे ना कि पहली बात तो ये, हमने उसको बुलाया नहीं, वो खुद से आया कैमरा लेके। तो बस वही वाला हरकत यहाँ पर है कि पहली बात तो ये, हमने उनको बुलाया नहीं लेकिन फिर भी वो आ गए इस दुनिया में, अब हमको बढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो यही है। तो वायरस देखिएगा कि वायरस का मतलब क्या होता है। वायरस का मतलब होता है पॉइजनस, ये वर्ड का ही मतलब है पॉइजनस, ठीक है, जहरीला। अब वायरस की खोज जो है इवानोव्स्की नाम के एक रशियन साइंटिस्ट ने, नोव्स्की नाम के, इवानोव्स्की नाम के रशियन साइंटिस्ट ने की थी। पहला वायरस जो इन्होंने खोजा उसका नाम था TMV। बड़ा ही खतरनाक वायरस है। इसका नाम होता है पूरा टोबैको मोज़ाइक वायरस। जनरली हम वायरस के नाम या तो उसकी पूरी बीमारी पर ही रख देते हैं या फिर कुछ अजीब अजीब से नाम रख देते हैं, जैसे Psi-124 या T2 या T4-5X-174, ऐसे टाइप के नाम रख देते हैं, ठीक है। कॉमनली हम उनके जो डिजीज़ होते हैं उनके नाम के बेसिस पे हम वायरस के नाम रखते हैं, ठीक है। तो वैसा ही TMV टोबैको में इन्फेक्शन करने वाला वायरस था। अब असल में इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि तंबाकू के जो प्लांट होते हैं इकोनॉमिकली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और अफगानिस्तान और उस तरफ का जो रीजन होता है, रशियन रीजन होता है, रशिया और अफगानिस्तान थोड़े से पास पास हैं, उसके आसपास सोवियत रशिया की बात कर रहे हैं ना, सोवियत यूनियन की। तो उस समय उसके आसपास बहुत सारा टोबैको का फार्मिंग होता था, लेकिन जो किसी कंट्री का पूरा इकोनॉमी टोबैको प्लांटिंग पे डिपेंड करता है, वहाँ पर जब खत्म होने लग गया टोबैको का प्लांटेशन, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ना तो कोई कीड़ा लग रहा है ना तो कोई बैक्टीरिया लग रहा है, पानी अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, सब कुछ सही मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्लांट जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहे थे। और प्लांट कैसे खराब हो रहे थे कि तंबाकू का जो पत्ता होता है, मुझे पता नहीं दिखता एक्चुअली कैसा है ना, तो ये तंबाकू का पत्ता, ठीक है, देखना भी नहीं भैया कैसा दिखता है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इसके ऊपर ना ऐसे थोड़े से पैटर्न बनते थे और एक पत्ते में लगने के बाद पूरा पेड़ और फिर धीरे धीरे पूरी फसल खराब होती थी। तो मोज़ाइक का मतलब होता है पैटर्न या डिज़ाइन। तो ये पत्ते के ऊपर डिज़ाइन बनने के कारण, तंबाकू के ऊपर डिज़ाइन बनने के कारण इस वायरस का नाम रखा टोबैको मोज़ाइक वायरस, जो कि इवानोव्स्की ने बड़ी मेहनत से खोजा। उनको एक ऐसी चीज़ मिली इन्फेक्शियस प्लांट के अंदर जो कि पहले देखी नहीं गई थी, थोड़ी अजीब से दिखती थी, कुछ नई सी दिखती थी, और इसका नाम रख दिया गया TMV। और जैसे कि वायरस का मतलब है पॉइजनस, कि तंबाकू के लिए पॉइजनस कोई सब्सटेंस, ठीक है। अब एक नाम और याद रख लीजिएगा, है ना, यहां तक अगर आपको ये नाम याद रह जाता है तो बेंजेरिक, ठीक है, इनका नाम याद रख लीजिएगा। इन्होंने एक शब्द उपयोग किया वायरस के लिए, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब होता है कि फैलने वाला लिक्विड, है ना, फैलने वाला इन्फेक्शियस लिक्विड, उसको हम बोलते हैं कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है, वो लिक्विड या तरल, ठीक है, या तत्व उसको आप कह सकते हैं। तो बेंजेरिक का ये सेंटेंस जो है आप जरूर याद रखिएगा कि इन्होंने वायरस को लेकर क्या कहा है। अब एक्चुअली में वायरस होते क्या है,
ठीक है। वायरस बहुत बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर शेप के होते हैं। आपने कोविड के वायरस का फोटो देखा होगा। अब मैं कोविड के वायरस को सुंदर नहीं बोल रहा, बट एक्चुअली अगर आप उसको बायोलॉजी के लेवल पे देखें, अगर आप जितने भी उसका ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ा है ह्यूमन रेस के ऊपर, हमारे आसपास के लोगों के ऊपर, उसको एक बार भूल कर अगर आप देखें तो ऑब्वियसली वो थोड़े से दिखते तो हैं कुछ नए से अलग से, है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है, वायरस जो होता है केवल एक जेनेटिक मटेरियल, और वो बंद होता है एक प्रोटीन के कोट के अंदर। एक जनरल सा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है वो एक T4 बैक्टीरियोफाज का है। थोड़ा सा चला लीजिए अभी इस फोटो को, ठीक है। अब ये जो है अंदर जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल जैसे को हमको पता ही है कि क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये वायरस लोग, जैसा कि मैंने बोला कि पहली बात तो ये हमने इनको बुलाया नहीं, पर फिर भी ये लोग अपने साथ आरएनए लेके आ जाते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्लियर? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वायरस के बारे में। थोड़ा सुंदर वाला बना देता हूँ यहाँ पे फोटो, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ भैया होता है वायरस। वो थोड़ा बिगड़ गया और बहुत बड़ा सा है, उसको सुधारने के बजाय हम क्या करते हैं, बना देते हैं फिर से एक फोटो। तो एक बनाएंगे हम लोग षटकोण और थोड़ा सा एक बेटर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक वायरस का फोटो हो गया। ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ था, तो इसको अपन मिटा देते हैं। चलिए, अब जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए या तो आरएनए हो सकता है किसी वायरस के अंदर, ये बात तो क्लियर हो गई। अब जिनके अंदर आरएनए होता है ऐसे वायरसेस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। ऐसे वायरसेस जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है उनको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। जैसे कि कोविड का वायरस जो है वो खुद एक रेट्रोवायरस है, एचआईवी जो है वो एक रेट्रोवायरस है, ठीक है। तो ये रेट्रोवायरस होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पर काम करता है। किस पर काम करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस जो है आपको जेनेटिक्स में अच्छे से समझ में आएगा कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन जब आरएनए से वापस डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ज़रूरत क्यों है? रेट्रोवायरस, जैसे कि मैंने बोला कि रेट्रोवायरस जितने भी होते हैं उनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, या जिसको भी वो वायरस इन्फेक्ट करने वाला है उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो डीएनए होगा, ठीक है। अब मेरी बॉडी के अंदर क्या करना है, एक वायरस करना क्या चाहता है? वायरस इतना सिंपल ऑर्गेनिज्म है दुनिया का कि देखो, अगर एक सेल है, मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इस सेल के ऊपर आके एक वायरस बैठता है। ये मैंने आपको एक बार बताया है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। एक वायरस बैठता है, इसका अपना खुद का एक डीएनए होता है। किसका? वायरस का। वायरस के डीएनए के बाहर एक प्रोटीन का कोट होता है, उस प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। अब कोई वायरस किसी को इन्फेक्ट कैसे करता है? एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह काम करता है और ये डीएनए को अंदर छोड़ देता है सेल के, ठीक है। अब सेल के पास अपना खुद का डीएनए तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन इसके मैकेनिज्म को यूज करके वायरस अपने डीएनए की फोटोकॉपी करता है, ठीक, और इस तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो डीएनए के अलावा कुछ नहीं है एक वायरस के पास, है ना। जैसे हमारी बॉडी में सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ एक डीएनए के बलबूते चल रहा है और अपने डीएनए को कॉपी करना चाहता है। अब क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए मैकेनिज्म होता है ना। मतलब मेरी बॉडी में डीएनए अगर एक जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए को कॉपी करने का मैकेनिज्म मेरी बॉडी में है, लेकिन आरएनए में को कॉपी करने का मैकेनिज्म नहीं है। आरएनए नया बनाया जा सकता है, उसको रिपीट नहीं कर सकते, उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसका रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो जब एक ऐसा वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, जैसे कि एचआईवी, मेरी बॉडी के अंदर आएगा तो उसको करना क्या है? अपना जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करना है। लेकिन उसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? उसके पास जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, जिसको मैं कॉपी करके नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मेरे पास मैकेनिज्म नहीं है। और वो खुद क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास
मैकेनिज्म नहीं है। तो वो क्या करता है, अपने आरएनए को बॉडी में इंसर्ट करने के बाद वो ट्राई करता है, ट्राई क्या करता है, वो आरएनए को बदल देता है डीएनए के अंदर और डीएनए को फिर रेप्लिकेट करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब एक रेट्रोवायरस इन्फेक्ट करने के बाद अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके लिए उसके पास खुद के पास एंजाइम होते हैं। अब ये बड़े खतरनाक से ऑर्गेनिज्म कहाँ से एंजाइम बना रहे हैं पता नहीं, ठीक है, तो है तो बड़े डेंजरस, ठीक। तो ये तो सिंपल सा हो गया एक क्या कहना चाहिए, वायरस का बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वायरस तो समझ में आ गया हमको कि वायरस क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके आसपास प्रोटीन का एक कोट है, उस प्रोटीन के कोट को कैप्सिड कहते हैं। अब जब एक वायरस होस्ट के अंदर पहुंच जाता है, जब एक वायरस होस्ट के अंदर पहुंच जाता है तब हम उसको विरियन कहते हैं। क्या कहते हैं, विरियन कहते हैं। कहां पर, इनसाइड द होस्ट। तो विरियन और वायरस में क्या अंतर हुआ, वायरस होगा होस्ट के बाहर और विरियॉइड होगा, विरियन होगा होस्ट के अंदर, ठीक है, क्लियर। आउटसाइड द सॉरी ये आउटसाइड द है, ठीक है, फ्लो में हो जाता है, इसको कर लीजिए आउटसाइड, ठीक, आउटसाइड द होस्ट भाई, आउटसाइड द होस्ट, ठीक है। तो आउटसाइड द होस्ट जो है वो विरियन कहलाएगा और सेल के अंदर जाने के बाद वो वायरस कहलाएगा। ये छोटी मोटी गलतियां ऐसे बड़े बड़े बोर्ड्स पे होती रहती है, ठीक है। चलिए, तो वायरस समझ में आ गया, वायरस समझ में आ गया, और विरियन भी समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं वायरॉइड और वीरुसॉइड में। अब देखिए वायरॉइड और वीरुसॉइड क्या होता है। वायरॉइड और वीरुसॉइड दोनों के दोनों ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ये आरएनए वाला होगा, ठीक है, और ये भी आरएनए वाला होगा, ठीक है, दोनों आरएनए वाले होंगे। अब एक ऐसा वायरस जो कि दूसरे वायरस के ऊपर डिपेंड करता है अपने मोड ऑफ इन्फेक्शन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं वायरॉइड। उसको हम क्या बोलते हैं, वायरॉइड, ठीक है। देखिए एक हो गया वायरॉइड, एक हो गया वीरुसॉइड, ठीक है, दोनों। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। वायरॉन तो फिर भी थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, वायरॉइड और वीरुसॉइड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों में होगा आरएनए, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा। तो जब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म होगा, जो ऐसा कोई वायरस होगा जो कि अपने इन्फेक्शन के लिए दूसरे वायरस पे डिपेंड करेगा, उसको हम बोलेंगे वीरुसॉइड। डिपेंड्स ऑन अदर वायरस। इसका मतलब जैसे क्या हुआ कि एक सेल है, इसमें दो वायरस इन्फेक्शन कर रहे हैं, वायरस ए और वायरस बी। अगर केवल वायरस ए अंदर जाता है तो ये अपना इन्फेक्शन शो करता है, लेकिन जब वायरस बी अकेला जाता है तो इन्फेक्शन शो नहीं कर पाता है। तो वायरस बी को चाहिए वायरस ए, अपना साथी संगवारी चाहिए, जिसके साथ जाके वो इन्फेक्शन कॉज कर सके। तो ऐसी कंडीशन में ए जो होगा वो वायरस कहलाएगा और जो बी होगा वो वीरुसॉइड कहलाएगा, जो कि डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ए फॉर इन्फेक्शन, डिपेंड्स ऑन ए फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। चलिए क्लियर है, चलिए ये एफ है। वैसे मैं बोलता इसलिए हूँ ताकि आपको समझ में आए, मैं लिख के आ रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कैमरे में वो दिखता नहीं है मेरी राइटिंग जो है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब वायरॉइड क्या हुआ, वायरॉइड क्या हुआ, वायरॉइड एक नए तरीके का, एक अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म है। ऐसा एक ऑर्गेनिज्म मिला जो कि है तो पूरा वायरस जैसा, मतलब डीएनए है, लेकिन उसमें प्रोटीन कोट नहीं है। एक ऐसा डीएनए है जो इन्फेक्शन कर सकता है, लेकिन उस डीएनए के आसपास प्रोटीन कोट नहीं है। वायरस क्या हुआ, डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल, उसके आसपास प्रोटीन कोट। लेकिन अगर ऐसा कोई डीएनए हवा में घूम रहा है जो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, आपको इन्फेक्शन दे सकता है, तो उसको हम बोलेंगे वायरॉइड। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल विदाउट कैप्सिड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं
इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायरॉइड। यहाँ तक ठीक है, वायरस, विरुसाइट, वायरॉन, वायरॉइड, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आखिर में लास्ट में आता है हमारे पास प्रोटीन। ठीक, ये जो प्रायॉन है ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रायॉन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, कि आप समझो दुनिया में एक ऐसा प्रोटीन घूम रहा है जो आपको इन्फेक्ट करेगा और आपको बीमार कर देगा। आपको पता होगा कि दुनिया में बहुत सारे टाइप के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे ही हम वायरस पहुंचे, और मैंने बता दिया कि उसको हम जीव जंतु नहीं मानते क्योंकि उसके पास लिविंग टाइप का कुछ है ही नहीं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही तो है, डीएनए ही तो है, ना उसके पास साइटोप्लाज्म है, ना ही उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना तो वो डिवाइड करता है, सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, वो भी दूसरे की बॉडी में जाके खुद कुछ कर नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें इसको, क्या बोले हम लोग इसको, तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमको एक ऐसी चीज मिलती है जो कि बिना प्रोटीन कवर का केवल जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको क्या बोले, चलो उसको भी बोल दिया कि चलो भैया चलो तुम्हारा भी नाम रख देते हैं, वायरॉइड रख देते हैं। दिक्कत अब एक बार आई कि अब हमको समझ में आया कि दुनिया में एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में चला गया तो आपको बीमार कर देगा। बात समझ में आई कितनी खतरनाक बात है, कि एक प्रोटीन है और उसको भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में काउंट कर रहे हैं। प्रोटीन हवा में घूम रहा है, कहीं पानी में तैर रहा है, आपकी बॉडी में चला गया और इन्फेक्ट हो जाएंगे। और वैसे इतना आसान है नहीं क्योंकि ये बड़ा रेयर है। और एक प्रायॉन मिला दुनिया में, ठीक, और उस प्रायॉन ने एक बीमारी करी, उसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज। ठीक है, इसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज। अब ये जो मैड काउ डिजीज है ऑब्वियसली किसके अंदर होता होगा, मैड काउ डिजीज इंसान के अंदर होता होगा क्या, मैड काउ डिजीज होता है गाय के अंदर। ठीक है, मैड काउ डिजीज कहाँ होता है, गाय के अंदर। अब ये मैड काउ डिजीज है क्या देखिए, अब ऑब्वियसली ये गाय में होता है तो हम लोग इसको पढ़ के हो रहे हैं, इंसान में नहीं होता, इंसान में होता है। इसी सेम बीमारी को हम लोग बोलते हैं जेकब डिजीज, क्रूजीफील्ड जेकब डिजीज बोलते हैं, बट अभी हम लोग कॉमन सिंपल सा नाम ले लेता है जेकब डिजीज। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसके लिए इसके पीछे एक कहानी है कि कुछ इंसानों में इन्फेक्शन देखने को मिला, इन्फेक्शन कहना चाहिए, या उस समय एक बीमारी देखने को मिली कि उनका जो ब्रेन था धीरे 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 खत्म हो रहा था। ब्रेन का जो ऊपर का हिस्सा होता था वो धीरे धीरे क्या कहना चाहिए गल के खत्म हो जा रहा था। तो शुरुआत में कुछ पागलपन के लक्षण आते थे, फिर धीरे धीरे डेथ हो जाती थी और इसका कोई इलाज ही नहीं मिल पा रहा था। अब जनरली ब्रेन से रिलेटेड डिजीज या तो किसी इन्फेक्शन के कारण, किसी चोट के कारण या स्ट्रेस के कारण आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था उन लोगों के साथ जिनको ये बीमारी थी। और बहुत ट्राई करने के बाद ना तो कोई वायरस मिला, ना तो कोई बैक्टीरिया मिला जो वहाँ पर इन्फेक्शन कर रहा है, कोई फंगस नहीं मिला, कोई अमीबा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब सबके सब जो इस बीमारी से ग्रसित हो रहे थे वो सबके सब बहुत अलग अलग प्रोफेशन से थे, तो प्रोफेशन का भी कोई लेना देना नहीं था इस डिजीज़ के साथ। तो एक बड़ी खतरनाक सी डिजीज़ आ रही थी और किसी को समझ में नहीं आ रही थी और बहुत रेयर थी, ऑब्वियसली बहुत रेयर डिजीज थी, बहुत सारे लोगों में दिख नहीं रही थी और बहुत कम लोगों के अंदर ये दिखता था। तो अब क्या हुआ कि जेकब नाम के साइंटिस्ट ने बड़ी मुश्किल से खोजा एक लिंक कि ये जितने भी ह्यूमंस हैं जिनको ये बीमारी हो रही है, जिनका दिमाग गल जा रहा है, वो सबके सब जो है वो बीफ कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है। मैं सिर्फ पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को कोई गुस्सा नहीं करेगा। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, बीफ कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, अब जिनके लिए काऊ जो है या जो गाय का जितना भी क्या बोलना चाहिए गौवंश जिसको बोलते हैं, अगर वो ऑस्पिशियस नहीं है तो ऑब्वियसली उनकी गलती नहीं है। ठीक है, तो वो बीफ कंज्यूम कर रहे थे जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फेमस है, खास करके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अब जिन लोग बीफ कंज्यूम कर रहे थे या जिनके डाइट का एक रेगुलर पार्ट होता था बीफ, उनकी बॉडी के अंदर ये बीमारी देखने को मिलती थी कि उनकी बॉडी जो है वो उनके अंदर ब्रेन जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। तब जाके समझ में आया कि कहीं ना कहीं ब्रेन का इस बीमारी का रिलेशन जो है बीफ से है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने
फिर थोड़ा सा गाय के बारे में पढ़ा होगा, फिर उनको एक बीमारी मिली लगभग सिमिलर टाइप की, मैड काउ डिजीज। अब मैड काउ डिजीज को स्टडी करने के बाद पता चला कि ये जो गाय को ये बीमारी होती थी सिमिलर टाइप की, जिसमें दिमाग खराब हो जा रहा था, इसी को हम लोग इसलिए मैड काउ बोलते हैं। उसके अंदर एक प्रोटीन मिला, उन सारी गायों के अंदर जो इन्फेक्शन से ग्रसित थी उनके अंदर एक प्रोटीन मिला जो कि नॉर्मल गायों के अंदर नहीं मिल रहा था, और उनको समझ में आया साइंटिस्ट को कि ये प्रोटीन जो है यही कॉज कर रहा है इस मैड काउ डिजीज को। और फिर इंसानों में सेम चीज को चेक किया गया तो यही सेम प्रोटीन इंसानों में भी डिजीज कॉज कर रहा था। तो उन सारे इन्फेक्शियस पर्सन्स के अंदर क्या थे ये प्रोटीन्स थे, और इस प्रोटीन को नाम दिया गया प्रायोन। तो प्रायोन क्या होता है? एक ऐसा प्रोटीन जो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली बहुत रेयर है, हो सकता है किसी म्यूटेशन के कारण या उससे निकलने वाले केमिकल के कारण ये इस टाइप की बीमारी हमें देखने को मिलती है। आज भी ऐसी बहुत सारी डिजीजेस है जिनका कॉज या फिर जिनका जो इलाज है, एक्सप्लेनेशन है, वो आज तक समझ में किसी को नहीं आया है। हो सकता है कि धीरे धीरे अलग अलग खोजों के बाद हमें ऐसा ही कुछ बहुत ही शॉकिंग सा समझ में आए कि कोई छोटी सी चीज़ हमें इन्फेक्ट कर सकती है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था, आपको शायद समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है यहाँ पर। और बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, नाम कंफ्यूजिंग है, आप एक बार रिपीट करिएगा ज़रूर, और रिपीट करते हुए रोक के थोड़ा सा पॉज लेके उसको आप नोट कर लीजिएगा। सिंपल वर्ड्स में मैंने बोला है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब वायरस का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये भी तो है ना, क्योंकि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो वायरस का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? क्योंकि वो लोग नॉन लिविंग है तो हम लोग उनके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर देते हैं। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, दो टाइप के होंगे, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अब डीएनए और आरएनए में क्या करते हैं अपन कि डीएनए दो टाइप का हो सकता है, एक तो डबल स्ट्रैंडेड, डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, दो तरीके का डीएनए हो सकता है। वैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दो तरीके के आरएनए हो सकते हैं। तो इस प्रकार से चार टाइप के हम बेसिक वायरस लेते हैं जेनेटिक मटेरियल के आधार पे। अब हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये सारी चीज़ें क्या है समझते हैं। अब आपको पता होगा कि एक इस तरह बना देता है, एक डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक ये वाला थ्रेड, ये वाला, और एक ये वाला थ्रेड, एक 5 प्राइम वाला, एक 3 प्राइम वाला। ठीक है, तो ये दो थ्रेड हो गए। तो एक थ्रेड को, एक हिस्से को, इसको हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रैंड, और दूसरे वाले को बोलते हैं दूसरा स्ट्रैंड, तो दो स्ट्रैंड। ठीक है, तो डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है, और आरएनए में क्या होता है? केवल एक स्ट्रैंड होता है। ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, बचपन से नहीं पढ़ा तो कम से कम कभी ना कभी अभी बड़े होके तो पढ़े ही होंगे कि डीएनए दो हेलिक्स से बनता है, दो स्ट्रैंड से बनता है, आरएनए एक से। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यही है जिसमें ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऐसा है। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या होता है? एक्चुअली इतना लंबा होता है कि वो अपने आप में कॉइल हो जाता है। तो है तो ये सिंगल, एक ही स्ट्रैंड, लेकिन वो अपने आप में कॉइल हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जैसा कुछ खास एक्चुअली में होता नहीं है। उस डीएनए का दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो लगभग नॉन फंक्शनल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो ये चार टाइप के जेनेटिक मटेरियल हुए, बहुत सिंपल से। अब इनके हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस के ऊपर हेपेटाइटिस सी वायरस डिपेंड करता है। हेप सी वायरस जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये क्यों बताया सर आपने? ये इसलिए बताया बेटा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वीरुसॉइड के बारे में, तो यही क्या है, एक वीरुसॉइड है। ठीक है, जो दूसरे पर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बहुत सिंपल सा था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में देखते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल है टोमेटो स्यूडो कर्ली टॉप, एक वायरस या उसी से होने वाली बीमारी का नाम है, टमाटर में होती है। टमाटर का जो टिप का हिस्सा होता है वो कर्ली हो जाता है और टमाटर धीरे धीरे खराब हो जाता है, ग्रोथ उसकी रुक जाती है टमाटर के पौधे की।
अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए की तरफ चलते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है और जैसा कि मैंने बोला बड़ा रेयर होता है। रोटा वायरस एक बच्चों में होने वाली बीमारी का नाम है। रोटा वायरस में क्या होता है, एक तरीके का डायरिया हो जाता है, बहुत हाई फीवर होता है और बहुत ज़्यादा डेथ होती है, खास करके इंडिया में बहुत कॉमन है रोटा वायरस, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी काम करके इसको बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बड़ा ही सिंपल सा है, HIV सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इसके अलावा TMV टोमेटो मोजाइक वायरस जो कि पहला वायरस था वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बट कोविड का जो वायरस होता है वो भी कोविड-19 जो है या SARS-2 जिसको बोलते हैं वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि हम लोग UPSC नहीं पढ़ रहे, करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको वायरस, वायरॉइड, वीरूसॉइड के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो से मिल गई होगी। अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट अपलोड में हम डिस्कस करेंगे माइकोराइजा और लाइकेंस के बारे में जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को प्रदर्शित करते हैं। आज के वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा? अगर आपको कोई शिकायत है, किसी भी तरीके का कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को इन वीडियोज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। ज़रूरी नहीं कि कोई नीट एस्पायरेंट हो, एक कॉमन जानकारी के लिए भी इन वीडियोज़ को शेयर किया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और तब तक थैंक यू वेरी मच।